और जंग से जूझ रहे पश्चिम एशिया से एक और अच्छी खबर आई है। लेबनान और इजराइल ने 10 दिनों के संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए हैं और ये युद्ध विराम रात 2:30 बजे से लागू हो गया है। तो ट्रंप ने पोस्ट कर बताया कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की, जिसके बाद ये सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि वो नेतन्याहू और जोसेफ ऑन को वाशिंगटन में बातचीत के लिए आमंत्रित करेंगे और इस हफ्ते वाशिंगटन में दोनों देशों के बीच 34 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई थी, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल थे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री रूबियो और जॉइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल डैनकेन को निर्देश दिए हैं कि वो दोनों देशों के साथ मिलकर स्थायी शांति सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें। और इससे पहले लेबनानी राष्ट्रपति ने ट्रंप से फोन पर बातचीत में सीज फायर के प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद किया। अमेरिका और ईरान 21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीज फायर से पहले समझौते के नजदीक पहुंच रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है। हालांकि कुछ मतभेद अभी भी बाकी है, लेकिन ये खबर आ रही है कि वार्ता यहां पर सुनिश्चित हो गई है। इस बीच एक बड़ा अपडेट बता दें, लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू हो गया है। तो बड़ी खबर आ रही है, लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू। इजराइल लेबनान में 10 दिनों का सीज फायर, ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। सीज फायर से पहले दोनों देशों ने हमले किए। रात 2:30 बजे से लेबनान में सीज फायर लागू है। 34 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत भी हो रही है और अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो भी इसमें शामिल थे। तो 10 दिनों का सीज फायर का ऐलान इजराइल और लेबनान के बीच कर दिया गया है। तो सीज फायर से पहले दोनों देशों ने हमले भी किए, अटैक भी किए और लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ईरान अमेरिका के बीच तो सीज फायर हुआ, लेकिन इजराइल लगातार लेबनान पर अटैक करता रहा क्योंकि उसका कहना था कि हिजबुल्लाह को उखाड़ फेंकना है। लेकिन अब देखिए 34 साल बाद ये सीधी बातचीत हुई है। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो भी इस मौके पर मौजूद रहे और ये तय हुआ है कि 10 दिन का सीज फायर होगा लेबनान और इजराइल के बीच में। इससे पहले भी युद्ध विराम हुए हैं, लेकिन युद्ध विराम तोड़े गए हैं। अब 10 दिन का ये सीज फायर लेबनान और इजराइल के बीच। और देखिए जिस तरह से इजराइल और लेबनान में 10 दिनों के सीज फायर का ऐलान किया है, ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास अब्रोल जुड़ गए हैं और अपडेशन के लिए, साथ ही हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, रितेंद्र माथुर जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी भू राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अपडेशन के लिए रुक कर लेते हैं हम सबसे पहले विकास अब्रोल का। विकास, तो बड़ी और राहत की खबर है, ट्रंप ने ऐलान किया है कि 10 दिनों का सीज फायर होने जा रहा है इजराइल और लेबनान के बीच। तो देखिए लगातार जिस तरह से हालात बने हुए, ऐसा लग नहीं रहा था कि शांति समझौता कोई होगा, क्योंकि जब तक इजराइल और लेबनान के बीच में शांति नहीं होगी तब तक ये जो युद्ध ईरान और यूएस के बीच में शांति वार्ता थी वो बेमतलब थी। और लेकिन अब जिस तरह से खबर सामने आई तो अब लग रहा है कि आसार ऐसे हैं कि अब शायद ये जो शांति वार्ता है वो आगे बढ़ी, कहीं ना कहीं युद्ध खत्म होगा। लेकिन ये देखना होगा क्या हिजबुल्लाह इस पे कायम रहता है, क्या हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक नहीं करता, क्योंकि लेबनान और इजराइल के बीच में शांति वार्ता तो हुई है, लेकिन हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं इस चीज को खत्म करने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसे में अब ये देखना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह का रिएक्शन क्या आता है इस पे, क्या वो वापस दोबारा से अटैक करता है इजराइल पर। अगर ये सब नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक अच्छी खबर है पूरी दुनिया के लिए, और जो अर्थव्यवस्था को नुकसान होने जा रहा था पूरी दुनिया को वो भी खत्म होने जाएगा। क्योंकि कई खबरें ये भी आ रही है कि शायद जितना भी संवर्धन किया है यूरेनियम का ईरान ने वो जो है वो अमेरिका को सौंप देगा और उसके बाद हॉर्मुज़ भी खुल जाए, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल एलपीजी सब जो है एक नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा और देश की पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पे आनी शुरू हो जाएगी। देवनाथ जी, ये जो 10 दिन का वक्त रखा गया है ये किस तरीके से सिग्निफिकेंट है? क्या ये समझे कि इस 10 दिनों के दौरान जो है वो इजराइल और लेबनान के बीच लगातार बातचीत होगी, किस तरीके से हिजबुल्लाह से मुक्ति दिलाई जाए लेबनान को? गीतू जी, जब लेबनान से कोई बात करता है तो ये बहुत ही उत्सुकता का विषय है कि वह लेबनान की जो सरकार है, बेरूत की जो सरकार है, जिसके की प्रेसिडेंट हैं जोसेफ अवन, वो उनका हिजबुल्लाह पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेबनान की जो आर्मी है वो हिजबुल्लाह का मुकाबला नहीं कर पाती है। पिछले दशकों में कम से कम 3 बार लेबनान की आर्मी को हुक्म दिया गया था कि वह हिजबुल्लाह पर हमला करे और हिजबुल्लाह पर हावी हो जाएं और हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर लें।
लेकिन एक बार भी लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह को दबाव में लाकर कंट्रोल में नहीं ला पाई। तो देखना ये होगा कि इस बार क्या हिजबुल्लाह इस 10 दिन के सीज फायर को मानता है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप यह कह रही है कि अगर सीज फायर करना है तो फिर इजराइल को ये पहल दिखानी पड़ेगी कि वो किसी भी हालत में हिजबुल्लाह के ऊपर हमला नहीं करेंगे। होता यह है कि इजराइल हमेशा जब कहता है कि मैं सीज फायर 10 दिन का रखूंगा या 1 महीने का रखूंगा, जी। उसके बाद वो उसमें छोटी सी शर्त लगा देते हैं कि अगर हिजबुल्लाह ने कोई हॉस्टाइल एक्टिविटी की तो इजराइल फिर उसका जवाब देगा। तो देखिए, हिजबुल्लाह तो गुरिल्ला लड़ाके हैं, कमांड एंड कंट्रोल बहुत ही पुअर है। बिल्कुल। लेकिन तो सर उसे देखिए छोटा सा रॉकेट देवनाथ मार सर, दे। जिस तरह से यहाँ पर जब इसराइल और लेबनान की बातचीत होने वाली थी, हिजबुल्लाह ने इसका विरोध किया था, तो जाहिर सी बात है कि इस सीज फायर को हिजबुल्लाह की तरफ से मान्यता नहीं मिलने जा रही है, कुछ ना कुछ हिजबुल्लाह की तरफ से किया जाएगा। जी हाँ, देखिए, हिजबुल्लाह जो है वो हमेशा एक बहुत ही लूज ऑर्गेनाइजेशन है। आर्मी जैसा स्ट्रक्चर तो है नहीं कि ऊपर से हुक्म आया और नीचे हजारों लोग तुरंत सावधान पोजीशन में आ गए। जी। होता क्या है इसके पहले भी कि हिजबुल्लाह में जो लड़ाके हैं कहीं किसी गांव से एक छोटा सा रॉकेट फायर कर देते हैं, उसके तुरंत आधे घंटे के अंदर ही इजराइल की एयरफोर्स के 4 जहाज जाके 8 बड़े बम गिरा देते हैं। ये पिछले 40 साल से हो रहा है। तो अगर हिजबुल्लाह को कंट्रोल में करना है तो उसका एक ही तरीका है कि इजराइल थोड़ा अपने ऊपर रिस्ट्रेन रखे, थोड़ा सा काबू रखे। क्योंकि अगर इजराइल पहले की तरह से ऐसे करेगा कि हिजबुल्लाह के 10 किलो के रॉकेट का जवाब अपने 1000 किलो के 10 बम गिरा कर देगा, तो सीज फायर टिकेगा नहीं। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि लेबनान जो है, जब वो कहता है कि सीज फायर 10 दिन के लिए है, इसका ईरान पर क्या फर्क पड़ेगा? ईरान ने कहा है कि अगर परमानेंट सीज फायर होता है तो वो स्टेट ऑफ हार्मोज खोलने के लिए तैयार है। अब ये देखना पड़ेगा। देखिए, ये 10 दिन के जो सीज फायर है अमेरिका ने क्यों बोला, डिक्लेयर किया है। अब बहुत जल्दी ही इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत होने वाली है। ईरान की शर्त थी कि अगर सीज फायर कर देंगे हिजबुल्लाह के ऊपर तो फिर वो स्टेट ऑफ हार्मोज खोल देगा। अब जब कल परसों बात होगी, अमेरिकन पक्ष बोलेगा कि हमने तो सीज फायर कर दिया, तुम स्टेट ऑफ हार्मोज खोल दो। ईरान क्या बोलेगा कि नहीं, सीज फायर जो है वो परमानेंट नेचर का होना चाहिए, तभी वो स्टेट ऑफ हार्मोज खोलेगा। जी बिल्कुल। इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। बड़ा दावा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ईरान परमाणु हथियार ना रखने पर सहमत, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरान परमाणु हथियार ना रखने पर सहमत है। और मैं देखिए, ईरान हमें एटमी डस्ट वापस देने पर भी सहमत हो गया। ट्रंप का कहना है ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। ईरान लगभग हर बात से सहमत है। बड़ा बयान है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और ईरान समझौता करना चाहता है। इस हफ्ते के आखिर में ईरान के साथ अगली बातचीत होगी। तो ट्रंप ने यहाँ पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है कि ईरान परमाणु हथियार ना रखने पर सहमत हो गया है। माथुर सर, इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। क्या वाकई ईरान की तरफ से ये बात जो पुख्ता है कि वो परमाणु हथियार नहीं रखेगा, और क्या कुछ वजह इसके पीछे? ये ऐसा है कि ये परमाणु हथियार नहीं रखेगा, ये कहने की बात है। हेलो, आवाज? जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, तो परमाणु हथियार नहीं रखेगा ऐसा कह रहा है, पर उसका प्रोग्राम तो अंदर से चल रहा है, क्योंकि 60% परमाणु हथियारों के जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसका 60% तक हो चुका है। अब खाली 30% की वो तैयारी में है। 30% मिला, एटम बम बना लेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसा नहीं किया जाए, तो इनकी जो शर्तें हैं उसके अंदर एक शर्त रख रहे हैं ये इस तरीके की कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 5 साल के लिए बंद करें। अगर मतलब 5 साल के लिए ईरान तैयार होता था न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए, तो आने वाले टाइम में जो बाकी 5 साल के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की टीम वहाँ बनाई जा सकती है कि ईरान पर निगरानी रखे, जैसे और देशों के अंदर रखा जाता है, कि वहाँ बैठ के वो ध्यान रखे कि एटम बम तो नहीं बना रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। और बनाना बहुत रोकना भी चाहिए उनको, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे में अगर ये रोका जाता है तो सबसे अच्छी चीज है, दुनिया के लिए अच्छा रहेगा और ईरान के लिए भी अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी चीज है ईरान की इस समय लेकिन माधुर सर, ट्रंप की इस बात पर यकीन करना चाहिए, या फिर वो दूसरे दौर की वार्ता से पहले सिर्फ माहौल बना रहे हैं? हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि वो दूसरी दौर की बातचीत को खुशनुमा माहौल में ले जाने के लिए कुछ हुआ फेंक रहे हैं।
कि वो हम तैयार है, ईरान तैयार है। अब ईरान ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, खाली अमेरिका अपनी तरफ से बोल रहा है, तो ईरान की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। हाँ, ईरान का कोई ऑफिशियली विदेश मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी वहां का बोले, स्पोक्स पर्सन बोले कि हाँ भाई हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया है, तो हमें मानना चाहिए कि ठीक बोल रहा है वो। वैसे अभी इसमें एक शर्त सबसे बड़ी है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स जो है इसको बिना शर्त खोला जाए। अमेरिका भी इस पर दबाव चाहता है, ये नाटो के देशों का भी यही कहना है, और इन देशों का, नाटो देशों का अमेरिका पे भी इस बात का दबाव है कि आप ये झगड़ा बंद करो, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुला नहीं होने के कारण हम लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है, क्योंकि सारी दुनिया से तेल की आवाजाही बंद हो रही है, और इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। प्रतिदिन जो ऑयल के रेट से बढ़ते जा रहे हैं, अभी 115 बताया जा रहा है, अभी थोड़े दिन में अगर नहीं रोका गया लड़ाई तो ये 150 तक चले जाएंगे। जी। तो पर बैरल से इनका रेट धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तो आर्थिक स्थिति दुनिया खराब होगी, रिसेशन बढ़ेगा दुनिया। ये जी मनोज जी, ये समझना चाहेंगे, देखिए हिजबुल्लाह का खात्मा करना है इसराइल को, और 10 दिनों का यहाँ पर सीज फायर हुआ है। 10 दिनों के सीज फायर में हम ये जानते हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक होंगे, तो क्या इस बात को इसराइल अवॉइड कर देगा, या फिर वो जो उसकी मुहिम है, साथ साथ इज इट पॉसिबल कि हिजबुल्लाह का खात्मा किया जा सके, क्योंकि हिजबुल्लाह तो वहां पर पॉलिटिकल विंग में भी शामिल है। मनोज जी अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, आवाज आ रही है आवाज, बोलिए। पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो, जिस तरह से सीज फायर हुआ है इजराइल और लेबनान के बीच, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच जो टॉक शुरू हुआ था, उसमें पहला शर्त ये भी था कि लेबनान पे हमला नहीं होना चाहिए। तो हालांकि मुझे लग रहा है कि सेकेंड राउंड का टॉक जो अब शुरू होने वाला है, उस तब नेक्स्ट वीक जो है शुरू हो, और उसके लेकर के जो है अमेरिका पे भी एक दबाव था कि आप एक वन साइड से आप जो है शांति वार्ता के लिए तैयार करते हैं, या पाकिस्तान को तैयार करते हैं कि जाइए ईरान से बात कीजिए, या दूसरी ओर आप इजराइल को फ्री हैंड दे देते हैं कि आप जो है हिजबुल्लाह पे हमला कीजिए, लेबनान पे हमला कीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है वो एक शांति की ओर, वर्ल्ड ऑर्डर लग रहा है कि शांति की ओर जा रही है, और मुझे लग रहा है कि ये वार जो है कोई बियर नहीं कर सकता है। और जिस तरह से हिजबुल्लाह का भी मैंने स्टेटमेंट कहीं पे पढ़ा था कि वो भी जो है सीज फायर को वो भी एक्सेप्ट किया है, वो भी वेलकम किया है, वो भी बोला है कि शांति वार्ता होना चाहिए। हालांकि वो ईरान का प्रॉक्सी है, लेकिन जब तक ईरान पे भी एक दबाव मनोज जी, होगा ऐसा कि तो नहीं है ईरान की तरफ से मदद अब हिजबुल्लाह को उस तरह से मिल नहीं पा रही है, हथियार नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक तरह से मजबूरी हिजबुल्लाह की यहाँ पर कह सकते हैं, और कुछ दिनों की चुप्पी। जिस तरह से हिजबुल्लाह पे हमला हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि जब गाजा में भी हमला हो रहा था, तो उसमें भी इजराइल भी जो है हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए वहाँ के कितने बहुत से लीडरशिप जो हायर पोजीशन पे थे, उनकी मर्डर किया गया था, हत्या किया गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब चूँकि ये दबाव मुझे लग रहा है कि ईरान पे भी ज़्यादा है कि आप किसी प्रॉक्सी को आप कंटिन्यू सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, अगर शांति आपको खुद ही रहना है। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका समहाउ जो है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ट्रम्प के लिए कि लेकिन मनोज जी तय कौन करेगा, क्योंकि ईरान में तो अगर हम देखिए कुछ भी फिक्स नजर नहीं आ रहा, लीडरशिप वहां से नदारत है, IRGC के स्टेटमेंट्स अलग आते हैं, राष्ट्रपति की तरफ से कुछ और स्टेटमेंट्स आते हैं, तो ईरान में ये तय करना कि प्रॉक्सीज को सपोर्ट नहीं करना है या फिर अमेरिका के साथ किन शर्तों पर मानना है, आपको नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक समय था जब अमेरिका जो है बम मार रहा था ईरान पे, उस समय ऐसा लग रहा था, और लगभग 45 जो है उनके जो सोल्जर्स मारे गए थे, जो हाई लेवल ऑफिशियल्स थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय ऐसा संकट था कि कोई लीडरशिप वहाँ पे नहीं है। लेकिन जिस तरह से फर्स्ट टॉक हुआ है, भले ही वो उसका नतीजा ना निकला हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई लीडर है जो कि डिसीजन सब कुछ ले रहा है। हम लोग सेकेंड टॉक की भी हम लोग देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि लीडरशिप वहाँ पे जरूर डेवलप हो गया है। तो ये माना जाए कि अब जो सेकंड दौर की वार्ता होने जा रही है उसमें कुछ बेहतर निकल सकता है अगर वाकई वहां पर लीडरशिप मौजूद है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं से बात की है, लेबनानी राष्ट्रपति और नेतन्याहू से बात की है। लेबनानी राष्ट्रपति नेतन्याहू में सहमति बन गई है, दोनों लीडर वॉशिंगटन जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं से बात की, लेबनानी राष्ट्रपति और नेतन्याहू से बात हुई है। तो लेबनानी राष्ट्रपति नेतन्याहू में सहमति बन गई है और दोनों लीडर अब वॉशिंगटन जाएंगे।
अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं विकास अब्रोल का। विकास, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए ट्रंप की तरफ से ऐसे घोषणा की तो ये भी कहा गया है कि अगर जो ये पीसफुल टॉक्स सही दिशा में जाती है तो हो सकता है इस्लामाबाद की तरफ कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि खुद सामने जाने की खबरें भी आ रही हैं। और ऐसे में पाकिस्तान में एक तरफ से पूरी तरह सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है इस्लामाबाद, लाहौर सब इलाकों में, आसपास के इलाकों में। तो कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो ये संदेश जो है, जो फिलहाल अभी हालात बने हैं वो हालात जो है वो जो है देखा जाए तो पॉजिटिव है, और लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं रुक जाएगा। लेकिन वही बात एक बार फिर दोहराई जाएगी, हमारे जज भी कह रहे हैं हिजबुल्लाह इसको कितना मानता है, किस तरह से रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा। हिजबुल्लाह अगर एक बम फेंकेगा तो इजराइल की तरफ से अनेकों बम फेंके जाएंगे। इस कारण ये सारा जितना भी सीज फायर टॉक्स चल रही हैं ये सब तभी सक्सेसफुल हो पाएंगी अगर हिजबुल्लाह भी इतनी देर शांत रहता। तो ये भी हो सकता है कि जिस तरह से अगर वाशिंगटन में जाके ये बात शुरू होने जा रही है, अमेरिका में बात शुरू होने जा रही है, इजराइल लेबनान में, तो कहीं ना कहीं लेबनान की सरकार की मदद इजराइल भी करेगा हिजबुल्लाह को खत्म करने की लगातार कोशिश भी कर रहा है। ये लेबनान की सरकार भी चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात ये देखना होगा कि सीज फायर नहीं चल पाता है जो लेबनान और इजराइल में हुआ। अगर बाकी चल जाता है तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में शांति जो है एक बार फिर से बहाल होता है। जी बिल्कुल, तो ये देखना ही होगा। और ऐसे में देवनाथ सर, कितना हम इस बात को समझे कि हिजबुल्लाह रिएक्ट नहीं करेगा, जो उसकी फितरत है? क्या ये माने कि एक मजबूरी भी उसके सामने ईरान की तरफ से हथियारों की सप्लाई नहीं हो रही है? तो ऐसे में हिजबुल्लाह अगर रिएक्ट करता है तो कितनी देर में ये रिएक्शन दिखाई दे सकता है और किस तरह से ये हो सकता है, या फिर हिजबुल्लाह मान जाएगा इस बात को? गीतू जी, हिजबुल्लाह इसमें आगे जो भी कार्रवाई करेगा उसका जो हिंट है क्यों तो ईरान से ही आएगा। ये समझना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह में हथियारों की बहुत कमी जब हम कहते हैं तो इनके बड़े वाले जो रॉकेट हैं उनकी कमी हो गई है। हिजबुल्लाह के पास दो तरह के रॉकेट हैं। एक तो छोटे छोटे रॉकेट हैं जो कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक फायर करते हैं, और हिजबुल्लाह के पास बड़े वाले रॉकेट भी हैं जो कि 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर तक फायर करते हैं। तो ये जो बड़े वाले रॉकेट हैं जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है या 120 किलोमीटर है, उनकी शॉर्टेज है हिजबुल्लाह के पास। लेकिन जो छोटे वाले रॉकेट हैं जो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं, ये अभी भी हजारों की तादाद में हिजबुल्लाह के पास है। तो ईरान अगर हिंट देगा हिजबुल्लाह को कि अभी छोटे रॉकेट मत फायर करो, कोई भी रॉकेट मत फायर करो, तभी हिजबुल्लाह चुपचाप शांत रहेगा। ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को तभी शांत रहने के लिए कहेगा जब ईरान को लगता है कि अमेरिका ईरान की जो 10 पॉइंट हैं उनके तरफ थोड़ा मानने का इशारा दे रहा है। जी बिल्कुल। इस बीच एक अपडेट आ रहा है, नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह की शर्तें मानने से इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह की शर्तें मानने से इनकार किया है। लेबनान लगातार शांति वार्ता चाह रहा था, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। लेबनान लगातार शांति वार्ता चाह रहा था। तो लेबनान से सीधी शांति वार्ता के फोन आ रहे थे। नेतन्याहू ने कहा मैंने युद्ध विराम के लिए 2 शर्तें रखी। हिजबुल्लाह को पूरी तरह हथियार छोड़ने होंगे। पहली शर्त, इजराइल को लेबनान सीमा से पीछे हटना होगा। नेतन्याहू की दूसरी शर्त, स्थायी शांति समझौता हो। तो नेतन्याहू ने यहाँ पर 2 शर्तें रखी हैं हिजबुल्लाह के सामने। हिजबुल्लाह इन शर्तों को मानेगा या नहीं मानेगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये बड़ी शर्तें हैं। शांति व्यवस्था की बात यहाँ पर की जा रही है और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह को पूरी तरह हथियार छोड़ने की बात ही कही जा रही है। विकास, क्या ये वाकई संभव है? हिजबुल्लाह ऐसी 2 बातें क्या मान जाएगा, 2 शर्तें मानने को तैयार होगा कि हथियार भी आपको छोड़ने हैं और शांति बरकरार रखनी है? देखिए, शांति बरकरार रखने की बात कुछ हद तक सोचा जा सकता है कि शायद हिजबुल्लाह सोचे, लेकिन हथियार डालने की बात जो है वो बिल्कुल असंभव है। क्योंकि देखिए, कोई भी आतंकवादी ग्रुप जो है कोई भी आतंकवादी ग्रुप अपने हथियार छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनका जो मकसद है वो पैसा कमाना है, आतंक फैलाना है। और ऐसे में अगर वो ये हथियार छोड़ते हैं तो उनके पास फंडिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी जिस तरह से ईरान उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। उनके लड़ाके कमांड है तो वैसे कमांड नहीं है बहुत अच्छी, लेकिन विकास लॉर्ड से आपके पास ठीक से आ नहीं रही। माथुर साहब, ये जो 2 शर्तें हैं ये आपको कितनी फिजिबल नजर आती हैं? क्या इसके लिए दोनों पक्षों में बातचीत हो जाएगी? और मुझे तो यहाँ पर वो अमेरिका और ईरान वाली स्थिति लग रही है कि अमेरिका ईरान के सामने जिस तरह की शर्तें रख रहा था, अब ये सिचुएशन जो है ये शिफ्ट हो गई। अब ये हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल नजर आ रही है।
जिस चर्चा की जो बातचीत शुरू हुई है वो ऐसी है कि शर्त ये रखी गई थी कि हिजबुल्लाह और इसराइल की जो लड़ाई है उसको साइड भी किया जाए। तो ये एक विवादास्पद ऐसा विवाद है जिसका कोई औचित्य नहीं है। चर्चा ईरान और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई चल रही है उससे इसका संबंध अगर जोड़ा जाएगा तो ये खत्म नहीं होने वाली, एक बात। दूसरा कैसा है, हम लोगों को भी समझना चाहिए कि एक आदमी आतंकवादी संगठन है, वो अपने आतंकवादी गतिविधियों को करता है। इसराइल ने कुछ दिन पहले इस लेबनान में जो इनका नईम कासिम नाम का इनका जो हेड था हिजबुल्लाह का, उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद से कमान अब किसके हाथ में मालूम नहीं है। खैर वो तो गोरिल्ला वॉर करने वाले लोग हैं। तो ऐसे में इन लोगों के साथ बातचीत करना, शांति वार्ता करना, तब लेबनान से तो शांति वार्ता हो जाएगी, पर शांति वार्ता लेबनान से करने का मतलब नहीं निकलता ना। लेबनान अगर कुछ बोलता है तो हिजबुल्लाह नहीं मानेगा उस बात को। हिजबुल्लाह नहीं मानेगा तो फिर इसको हमला करना ही पड़ेगा इसराइल को। भाई जैसे पाकिस्तान भारत के साथ होता है, तो भारत ने कहा भी अगर आपके आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में चलेगी तो हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। तो ये ठीक है, ऐसी शर्त रखना ठीक है, रखना चाहिए। और दूसरी अगर शर्त रखी जाती है, लेबनान की गवर्नमेंट अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो इसराइल के साथ सहयोग करे कि भाई ठीक है, हम जहां जहां इनके ठिकाने हैं उनको कैसे खत्म करना है उनमें हम आपकी मदद लेंगे। अब दोनों के सामने समस्या कैसी है कि ईरान से दोनों की फंडिंग हो रही है। हिजबुल्लाह ईरान से फंड ले रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। जैसे देवनाथ जी ने बताया कि उसके पास छोटे किस्म के मिसाइल्स हैं जो यूज करता है, तो छोटे किस्म के मिसाइल्स हैं। और दूसरे इनके जो ग्रुप्स हैं उनके पास 1000 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइलें भी हैं, उसके पास इतनी नहीं है, छोटी मिसाइल्स हैं। अब मिसाइल है तो किसके लिए इनके पास आई कहाँ से? आई एक तो चीज वो, और आई है तो यूज तो करेंगे, आतंकवादी संगठन है तो कहीं तो इस्तेमाल करेंगे। तो ये लड़ाई चलेगी इनके साथ। ऐसा नहीं समझें कि ये शांति रहेगी। हाँ, ये है कि लेबनान बैठ के बात करे कि हमारे देश के अंदर हम इन आतंकवादियों से परेशान हैं, हम भी चाहते हैं कि आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो, इजराइल हमें सपोर्ट करे, हम दोनों मिलकर इसमें कैसे काम कर सकते हैं, ये एक रास्ता निकल सकता है। और ये कैसा बाकी सोचा जाए कि वो हिजबुल्लाह अपडेट आ रही है, जरा साझा कर ले, आपके पास लौट रहे हैं। सीजफायर हुआ, लेकिन सीजफायर से पहले लेबनान में आईडीएफ ने हमला किया। सीजफायर से पहले लेबनान में आईडीएफ का अटैक, इजराइल के हवाई हमले में इमारत खाक। तो दक्षिण लेबनान में 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए हैं। दक्षिण लेबनान के कई शहरों में धमाके हुए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है, दक्षिण लेबनान को निशाना बनाते हुए 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए हैं। सीज फायर से पहले लेबनान में आईडीएफ का यह हमला देखने को मिला और 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक यहां पर हुए। विकास, तो ये सीज फायर से पहले के हालात थे? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से बात चल रही है, हमारे गेस्ट भी बता रहे हैं कि लेबनान के साथ औचित्य तो अगर आप ये रखेंगे कि यूएस ईरान में जो शांति वार्ता चल रही है उसमें लेबनान की भूमिका रहेगी। भूमिका हिजबुल्लाह की है। लेबनान तो पहले ही कोई खास इस तरह से हमले नहीं कर रहा है। ये सारा का सारा खेल जो है हिजबुल्लाह का रचा है और कहीं ना कहीं आईडीएफ जो है हिजबुल्लाह को छोड़ेगी नहीं। और जिस तरह से अगर शांति वार्ता होती है और हिजबुल्लाह की तरफ से अगर एक भी रॉकेट दागा गया तो उसका रिटेलिएशन इजराइल द्वारा बहुत भारी होगा, जिसका नुकसान लेबनान के लोगों को भी होगा, हिजबुल्लाह को तो होगा लेकिन लेबनान के सिविलियंस को भी होगा। तो ऐसे में फिलहाल हिजबुल्लाह को कैसे कंट्रोल किया जाए, हिजबुल्लाह की कमांड इस वक्त किसके हाथ में है ये पता नहीं है। हिजबुल्लाह को कंट्रोल कैसे किया जाए ये देखने वाला होगा, और खासकर किस तरह से ईरान पे प्रेशर बनाया जाए कि वो हिजबुल्लाह को फिलहाल रोक के रखे कि वो कोई भी हमला ना करे। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं ईरान की सहमति के बिना हिजबुल्लाह हमले करेगा नहीं, और अगर ईरान प्रेशर बनाता तो हिजबुल्लाह को फिलहाल कुछ समय के लिए हिजबुल्लाह बंद तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, और लेकिन विकास। और यहाँ पर देखिए, ये बात भी सामने आ रही है कि क्या ये जो अटैक इजराइल ने किए लेबनान में, क्योंकि सहमत नहीं थे नेतन्याहू, मनोज जी यहाँ पर, वो चाहते थे कि किसी भी तरह का सीज फायर ना हो। और ये हम देख रहे हैं, जब पहले दौर की वार्ता चल रही थी उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरीके से जो सीज फायर नहीं हो पा रहा था, लगातार हमले हो रहे थे। तो ऐसे में कोशिश रही नेतन्याहू की यहाँ पर कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हिजबुल्लाह को पहले पहुंचा दिया जाए, क्योंकि 10 दिनों तक तो सीज फायर है। एक हिजबुल्लाह के सांसद जो हैं इब्राहिम अल मुसावी, इनका ये कहना है कि मैं वेलकम करता हूँ वो जो सीज फायर हुआ है लेबनान और इजराइल के बीच। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह के साइड से भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ेगा। लेकिन देखिए, इशू जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि फिलिस्तीन का क्या होगा, जिस तरह से इजराइल जो है फिलिस्तीन पे हमला किया, वहाँ पे जो एक इशू बना हुआ है ग्रेटर इजराइल को लेकर के वो काम कर रहा है। और लेबनान में भी जो है मनोज जी, हथियार नहीं छोड़ने की बात सामने आई और सीमा से पीछे हट जाए। हथियार छोड़ने का जिक्र आप लोगों ने किया कि हथियार कैसे छोड़ सकता है हिजबुल्लाह, क्या सीमा से पीछे हट सकता है, सीमा छोड़ सकता है?
वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इशू बहुत कॉम्प्लेक्स है। मुझे लग रहा है कि अमेरिका को इसमें इंटरवेन वहाँ पे भी करना पड़ेगा, इसराइल को वहाँ पे भी रोकना पड़ेगा कि आपका जो एक एक्सपेंशन वाला नीति है ग्रेटर इसराइल का, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो और फिलिस्तीन का स्टेटस को भी देना पड़ेगा, उसका जो कंट्री का स्टेटस है, या उनके एरिया में नहीं जाना पड़ेगा। तो इशू बहुत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जब तक फिलिस्तीन वाला भी इशू सॉल्व नहीं होगा, हम लोग पीस जो सोच रहे हैं, शांति जो सोच रहे हैं, उस मिडिल ईस्ट में मुझे लगता है कि संभव नहीं है। तो और आने वाले समय में हालांकि एक दो टॉक में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको कंटिन्यूस टॉक के आधार पे ही हम लोग जो है उस एरिया में पीस हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। देखिए शुरू से ही जो है इसराइल ईरान जो है शुरू शुरू से ही बोला है कि हम तैयार हैं, आप न्यूक्लियर बम हम नहीं बनाएंगे, इसको एनर्जी बना सकते हैं, और इंस्ट्रक्शन जो है ये यहाँ पे कर सकता है कभी भी। जी। तो इस मामले में जो है अमेरिका कुछ अचीव नहीं कर पाया है। जो उसका पहले से ही जो है ईरान का जो रुख था, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी सेम है। और चूंकि जब ईरान जो है ऑलरेडी तैयार ही था कि हम एटॉमिक बम नहीं बनाएंगे, और लगभग जो है अब फरवरी 28 की अगर हम बात करें तो लगभग जो है समझौता हो गया था। लेकिन इसराइल के दबाव में आकर के जो है अमेरिका ने जो है हमला कर दिया ईरान पे। तो जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है ईरान में, अब वो भी चाहेगा कि अब जो डिस्ट्रक्शन अमेरिका द्वारा हुआ है कि उसको अब कैसे कॉम्पनसेट किया जाए। और बिल्कुल, लेकिन हम जो लोग देख रहे हैं कि सहमति के हॉर्मोन्स को पॉइंट्स लेकर। हैं उन पर सहमति बनना लगभग नामुमकिन लग रहा है। देवनाथ सर देखिए, 2:30 बजे पहले हमले किए जाते हैं, 40 बार ड्रोन से अटैक किया जाता है, और उसके बाद सीज फायर डिक्लेयर हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश इजराइल की तरफ से रही। दूसरा, ये ऐसी शर्तें रख दी गई हैं कि आपको हथियार छोड़ने होंगे, सीमा से पीछे हटना होगा, जो कि पूरी तरह से संभव नजर नहीं आ रहा है। यानी कि ऐसी शर्तें यहाँ पर रखी जा रही हैं जो कि मानी ही ना जाए। यानी कि इजराइल चाहता ही नहीं है किसी तरह की सहमति बने कि यहाँ पर हिजबुल्लाह को अगर वो खत्म करना चाहता है तो एक डील हो जाए, सीज फायर हो जाए। ये इजराइल की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। गीतू जी, हिजबुल्लाह का जो अस्तित्व है वो इसीलिए है क्योंकि उसके पास हथियार हैं। वो हथियार कभी नहीं डालेंगे। ये तो उनके लिए जीवन और मरण की बात है। आप किसी, मैं बताता हूँ, ये तो बराबर यही होगी कि मैं अगले बंदे को बोलूंगा अपना सारा खून मुझे दे दे। देखिए इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो ये है कि इजराइल को अपनी फौजों को लिटानी रिवर से वापस 30 किलोमीटर वो घुस गए हैं लेबनान के अंदर। अब लेबनान के प्रेसिडेंट क्या राजी हो गए हैं, फाइनल प्रिंट्स जो हैं अभी तक सामने आए नहीं हैं। अगर लेबनान के राष्ट्रपति राजी हो गए हैं कि इजराइल की फौज 30 किलोमीटर लेबनान के अंदर रह सकती है, फिर तो ये उनके पॉलिटिकल करियर का अंत हो जाएगा। लेबनान में जो राष्ट्रपति हैं अभी अपने जोसेफ आनन, ये तो क्रिश्चियन राष्ट्रपति हैं, लेकिन लेबनान में बहुत बड़ी तादाद में सुन्नी रहते हैं, शिया रहते हैं। और अगर इजराइल की आइडिया वापस इजराइल में नहीं गई और ये 30 किलोमीटर लिटानी रिवर तक कब्जा करती रहती है, तो फिर आगे बात बढ़ेगी ही नहीं। दूसरी बात, वाया मीडिया है। इसके पहले भी कई लोगों ने सजेस्ट किया और किया भी गया था कि मान लेते हैं कि हिजबुल्लाह हथियार अपने रख सकता है, लेकिन क्योंकि हिजबुल्लाह के हथियार जो हैं वो छोटे हथियार हैं, उनकी रेंज कम है, तो हिजबुल्लाह को कहा जाता है कि हथियार रख लो लेकिन उत्तर में चले जाओ, बेरूत के उत्तर में चले जाओ जिस तरफ तुर्की का बॉर्डर है। और ऐसा कॉम्प्रोमाइज हिजबुल्लाह पास्ट में कर चुका है कि हथियार रख लेता है, लेकिन वो हथियार लेके वो बेरूत के उत्तर में तुर्की के बॉर्डर में चला जाता है, क्योंकि फिर इजराइल को सांत्वना ये मिल जाती है कि वहां से तुर्की के बॉर्डर जहां हिजबुल्लाह रिट्रीट कर जाता है, वहां से इजराइल तक ये रॉकेट्स पहुंचते नहीं हैं। तो वाया मीडिया निकालना पड़ेगा। एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि देवनाथ जी, हिजबुल्लाह, ये भी पॉसिबल है क्या अभी चूंकि वार्ता होनी है ईरान और अमेरिका के बीच, तो तब तक ईरान ने एक संदेश यहाँ पर दिया हो हिजबुल्लाह को कि तब तक रिएक्ट नहीं करना एग्रेसिवली। पहले ये जो एक बातचीत है दो देशों के बीच, अमेरिका और ईरान के, वो सॉर्ट हो जाए और उसके बाद जो है वो दूसरा मसला बाद में देखा जाएगा। इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली ये जो 10 दिन का सीज फायर किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में, पाकिस्तान, शायद पाकिस्तान में ही होगी, जो वार्तालाप है उसके लिए एक अच्छा माहौल तैयार हो। हिजबुल्लाह तो
हमेशा से ही इजराइल के इशारे में काम करेगा, और हिजबुल्लाह हमेशा गजा में जो फिलिस्तीन है उनके सपोर्ट में काम करेगा। हिजबुल्लाह कभी भी कुछ भी हो जाए, मैं उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट, देखिए हम बार बार कहते हैं कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है, हिजबुल्लाह भी जब 10 रॉकेट मारता है तो उनके रॉकेट में 1-1 किलो का पटाखा होता है, लेकिन बदले में इजराइल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट पावर का इस्तेमाल करता है, 100 बॉम्ब गिरा देता है, एक एक बॉम्ब 1000 किलो का। ये समझना पड़ेगा, हिजबुल्लाह की फायर पावर बहुत ही लिमिटेड है। जब हिजबुल्लाह अपने रॉकेट फायर करता है तो क्या होता है ईरान, मैं बतौर मिलिट्री एक्सपर्ट बता रहा हूँ कि जब हिजबुल्लाह अपने रॉकेट फायर करता है तो ये नहीं है कि इजराइल के अंदर कोई 10 मिला मंजिल धराशायी हो जाती है। आप देखेंगे हिजबुल्लाह रॉकेट फायर करता है, गांव में इधर उधर गिरते हैं, 2 गांव के घरों के खिड़की के शीशे चटक जाते हैं। लेकिन जब इजराइल बॉम्बिंग करता है लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह के सो कॉल्ड ठिकानों पर, तो इजराइल तो 1000 केजी का वॉरहेड इस्तेमाल करता है। आप वीडियो देखेंगे, 10 मंजिला बिल्डिंग जो है एकदम धूल में परिवर्तित हो जाती है। तो इजराइल का है ऑर्गेनाइज्ड स्टेट टेरर। मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि देखिए भारत ने कितने बार पाकिस्तान के साथ वितमगता की है, हमने कभी भी 1000 केजी के बॉम्ब पाकिस्तान में उनके सिविलियन बिल्डिंग्स में नहीं डाला, ना 65 में ना 71 में, कभी भी नहीं किया जी। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है, हमें बहुत जल्द जीत मिलने वाली है। ईरान के पास कोई नेवी नहीं बची है, 158 जहाज समुद्र में डूबे हुए हैं। बहुत बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि हमारा सामंजस्य बन गया है, हमारी आपस में सहमति हो गई है, ईरान बहुत उत्सुक है, बेकरार है कि ये जो बातचीत है वो सार्थक हो। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का एक और दावा जिसमें उन्होंने कहा कि हमें बहुत जल्द जीत मिलने वाली है, ईरान के पास कोई नेवी नहीं बाकी है, 158 जहाज समुद्र में डूबे हुए हैं। माथुर साहब, एक तरफ तो इतने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो है वो अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं जिसमें लग रहा है कि शांति बहाल हो जाएगी, और दूसरी तरफ बार बार ईरान को डीमीन करने वाले जब ये स्टेटमेंट्स आएंगे तो निश्चित तौर पर इसका पलटवार होगा, इसका रिटालिएशन होगा। फिर ईरान की तरफ से भी कहा जाएगा कि हम अपने अंडरग्राउंड हथियार आपको दिखाएं क्या, हम अपना नेटवर्क आपको दिखाएं क्या, क्योंकि बार बार आप ये जो बता रहे हैं कि हमारे पास कुछ बाकी नहीं है, ऐसा हकीकत में है नहीं। बिल्कुल। और माथुर सर, एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, उकसावे के बयान नहीं है क्या? ट्रंप एक तरह से ईरान को उकसा रहे हैं। ये एक वॉर स्ट्रेटजी है जो डोनाल्ड ट्रंप यूज कर रहे हैं, कि वॉर को एकदम वॉर के अंदर बैठे हुए हैं। अभी कैसा है कि उन्होंने पूरे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के अंदर उन्होंने नाकेबंदी को पूरी तरह रोका है, और जितने भी जहाज हैं उनको लिमिटेशन लगाया है, कौन से जहाज जा सकते हैं कौन से नहीं जा सकते। इसके लिए यूएस आर्मी में पूरी तरह बैठी हुई है। अभी आपको एक घटना शायद पता होगी कि तो एक मिलिट्री एक एयरक्राफ्ट था, उसका पायलट जो है ईरान ने पकड़ लिया, अमेरिकन, उसको अमेरिकन आर्मी ने वहां घुस के वहां पे अंदर से उसको ऑपरेशन करके निकाला, एवेक्यूएट किया, और उसको सीधा उठा के ऐसे नहीं लाया, पूरा तरह लड़ाई हुई वहां पे। लड़ाई होने के बाद उसको उठा के लेके आए। अगर मान ली वो ईरान के पास रह जाता तो ईरान फिर उसको बंदूक लगा के बुलवाता कि बोलो डोनाल्ड ट्रंप को गाली दो, अमेरिकन आर्मी को गाली दो। इससे पूरी की पूरी यूएस आर्मी का मॉरल बहुत बुरी तरह नीचे गिरता। तो ये स्थिति से अमेरिका यूएस आर्मी ने अपने आप को बचाया है। अब ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं, स्ट्रेटेजिक बयान रहते हैं ये, कि भाई ऐसे ही बोलो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास सब करने की जरूरत है। क्या है कि इनके पास प्रॉक्सीज ज्यादा हैं। अभी थोड़े दिन पहले जैसे नेवल चीफ जो था ईरान का, उसको इन्होंने खत्म कर दिया, तो आर्मी वो बची नहीं, और बाकी जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं इनके इन्होंने डिपो दिए, नष्ट कर दिए। अच्छा, दूसरा जो माइंस इन्होंने अंदर डाली हुई है उसको भी न्यूट्रलाइज कर रहे हैं लोग, अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका का प्रेशर बहुत ज्यादा है। पर ऐसे में जो है इनका ये बयान, मैं मतलब इसको इस तरीके से लेना चाहिए कि लड़ाई में सब होता है, एक दूसरे को थोड़ा चैलेंज तो करते ही हैं। लेकिन माथुर साहब, हम ये जानते बखूबी कि अमेरिका के सामने कहीं स्टैंड नहीं करता है ईरान, लेकिन डे वन से हम देख रहे हैं कि ईरान इस बात को जग जाहिर नहीं करना चाहता, उसके लिए अस्तित्व की जंग रही है, उसके लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ा उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं, ईगो कहें, कि वो डाउन नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने देखा कि ये टॉप कमांडर भी मारे गए, लेकिन उसके बाद भी ईरान धड़ाधड़ लगातार अटैक्स जो है वो अमेरिका के जितने भी ठिकाने थे वहां पर या फिर इजराइल पर लगातार करता रहा। सो ऐसे में उसके पास कुछ बाकी है या नहीं है, लेकिन इस तरह के जब प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आते हैं, सो आपको नहीं लगता कि इसके रिटालिएशन भी होंगे या ईरान जो है चुप बैठ जाएगा? ऐसा कि ये जो रेटिलेशन जो होता है, ये वो चाह भी रहे हैं लोग, जो थोड़े बहुत हथियार बचे हैं इनके छुपा रखे हैं, इन्होंने बाहर निकालें और इनको भी हम खत्म करें, जिससे क्या पूरी तरह देश की हालत ऐसी हो जाएगी, अब कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ हाथ जोड़ो, शांति वार्ता करो और उसमें समझौता भी करो, क्योंकि उसके बाद विकल्प नहीं रह जाएगा।
वाकई इन्होंने हालत ये स्थिति क्रिएट करना चाहते हैं और क्रिएशन कर दिया है ऑलमोस्ट ऑल। क्योंकि आप देखिए जो इजराइल के आसपास के जो देश हैं, जितने लेबनान हुआ, इधर इजिप्ट हुआ, जितने भी देश हैं इनके सबके पास प्रॉक्सीज हैं और ये कोई भी इनके सबके पास अपनी आर्मी है। इनकी आर्मी कहीं लड़ने नहीं जाएगी, प्रॉक्सीज से लड़ते हैं। और प्रॉक्सीज कहते हैं कि हम ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप कर नहीं सकते तो आपके देश में रह कैसे रहे लोग? तो ये जो सोचने वाली बात है। इजराइल जो इसमें अपनी आर्मी से लड़ता है, इजराइल नहीं करता किसी प्रॉक्सी खड़ा करके तब उसको मार दिया, गनमैन गन अनआइडेंटिफाइड लोग गए कर दिया काम। इजराइल खुद ही अटैक करता है। ये दोनों की मानसिकता में जो फर्क है समझ लेना चाहिए। और ये डे वन से जिस दिन से इजराइल अस्तित्व में आया, ये इजराइल को नहीं चाहते गल्फ कंट्री जितने भी हैं। तो ये एक झगड़ा है और जो इसको समाप्त करना ही इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं है। क्योंकि ये मानसिकता कैसी है कि जो किसी को जीना नहीं देना चाहती। जी बिल्कुल। मनोज, ये देखिए कि जिस तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं, उकसावे के बयान है जो कि ट्रंप बार बार दे रहे हैं, लेकिन क्या इनकी रणनीति में किसी तरीके की आपको लग रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले सीज फायर की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद शांति की बात कर रहे हैं, फिर एकदम से कह देते हैं कि अब ईरान के पास कोई नेवी नहीं बची है। ये इस तरीके के बयान का जो ऑर्डर है वो सही नहीं है। जब आप शांति वार्ता के लिए बात करना चाहते हैं तो उसके बाद ये माहौल बनाना, क्योंकि एक तरफ से सीज फायर की बात हो चुकी है लेबनान और इजराइल के बीच, उसके बाद ये उकसावे वाला जो बयान है, वो जो बयान है कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। हमने देखा ईरान कितनी बार जो है ट्रंप के बयानों का जवाब दे चुका है, कभी एआई के माध्यम से, कभी तमाम तरह के वीडियोस के माध्यम से, जिसमें उसने अपने आप को एक तरह से ऐसा दिखाया कि हम ट्रंप को तबाह कर सकते हैं और हमारे पास इतनी कुव्वत है। तो ऐसे में ये जो बयान आ रहे हैं, इसका जो बड़ा असर है वो शांति वार्ता पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से ईरान की तरफ से। ईरान के साइड से जो भी शांति वार्ता में शामिल थे, उन्होंने जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो सेना चीफ हैं, उनसे ये बात कही है कि आप अमेरिका को ये बताइए कि जो भी स्टेटमेंट आ रहा है ये इस तरह का स्टेटमेंट ना दे, ताकि जो है पीस प्रोसेस की ओर जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें कुछ दिक्कत ना हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान का ये भी कहना है कि एक साइड तो आप बोल रहे हैं कि हम जो है वार्ता करेंगे, शांति बहाल करेंगे, वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बोल रहे हैं कि हम ईरान पे हमला करेंगे अगर बात वो नहीं मानता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आने वाले समय में टॉक में होगा और हम लोग लगता है कि आने वाले मनोज जी, समय या फिर ये में अपने देश की जनता को भी बताने का बयान है कि बहुत जल्द हमें जीत मिलने वाली है और हम इस जंग में गए, भले ही हमें इसके लिए गालियां पड़ रही हों, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो हमें बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है, हमने तमाम जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर लिए हैं। मुझे लग रहा है कि दोनों कंट्रीज जो है वो दावा करेगा, ईरान भी दावा करेगा कि मेरी जीत हुई है क्योंकि अमेरिका कुछ कर नहीं पाया। वहीं अमेरिका भी ये चाहेगा कि क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका में इलेक्शन भी है, अमेरिका का राष्ट्रपति का जो एक पॉपुलैरिटी था वो भी डाउन हुआ है। तो अमेरिका के लिए ज़्यादा दबाव है कि वो किसी न किसी रूप में एक ऐसा मुद्दा लेके आए जिसमें उनके लोगों को ये लगे कि अमेरिका की जीत हुई इस युद्ध में। क्योंकि आप युद्ध इस बार नहीं जीतिएगा या क्लेम नहीं कीजिएगा। फिर क्यूबा पे भी एक मामला आ रहा है कि क्यूबा पे भी अमेरिका का एक रुख अलग रुख होगा, उसको भी नहीं तो ऐसा तो नहीं है मनोज जी, क्योंकि जो क्यूबा था वो नेक्स्ट प्लान था अमेरिका का, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ईरान का काम तो हो चुका है, अब उस तरफ जाया जाए। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम मुझे लगता है कि जिस तरह से डाउनफॉल हुआ है पॉपुलैरिटी वहाँ पे अमेरिका का, ट्रम्प का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ टाइम ले, क्योंकि अभी ईरान का सलूशन इतना मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी होने वाला है। 2 टॉक 3 टॉक, मुझे लग रहा है कि इसी से कंटिन्यूस प्रोसेस में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल इशूज आ जाता है। जैसे लेबनान हिजबुल्लाह इशू आ जाता है, मिडिल ईस्ट का इशू आ जाता है, आपने वहाँ पे वो डिस्ट्रक्शन होगा। इसमें चाइना का भी एक मामला आ जाता है, चाइना जिस तरह से ईरान को सपोर्ट किया था, अमेरिका ने फिर टैरिफ लगा दिया। तो ये मामला इतना आसान नहीं है और अमेरिका को मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें और इंगेज होना पड़ेगा, तभी एक सलूशन की ओर हम लोग देख सकते हैं। क्यूबा में भले ही बीच-बीच में कभी-कभी स्टेटमेंट भले ही डोनाल्ड ट्रंप दे दे, तो मुझे लग रहा है कि इसको कंटिन्यू करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा। और चूँकि अब नवंबर में भी कांग्रेस में इलेक्शन होने वाला है, उसमें भी देखा जाएगा कि क्या रिपब्लिकन वहाँ पे जीतेगी या हारेगी। अगर वो हार जाएगी तो फिर मुझे लग रहा है कि इस अभियान पे भी रोक लग सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फेवरेबल एक माहौल जो शांति वार्ता के लिए बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसी में ज़्यादा एंगेज रहेगा। और चूँकि हम लोग देखें कि G7 कंट्रीज़ भी जो है उन्होंने वार्ता किया है वो वाशिंगटन में, और ये भी कंसर्न एड्रेस किया है कि हम ऑयल का जो सप्लाई बंद हुआ है, इससे जो है सभी कंट्रीज़ का
इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुआ है, बिल्कुल। इसको जल्दी जो है मनोज हॉर्मुज़ जी, स्ट्रेट को किस माफ तरह से कीजिएगा, आपको जल्दी बीच में रोक रहे हैं। एक बड़ा बयान जो है ट्रंप की तरफ से आया, क्या कुछ कहा है ट्रंप ने, अपने दर्शकों को सुना देते हैं। That's what ABC says, but the fact is that if you look at the stock markets up, everything's doing really well. And the big thing we have to do is we have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about problems, you'd have problems. So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. तो देखिए, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर है वो कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर सहमति की बात भी हो रही है, लेकिन उससे पहले कह दिया बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है ईरान को। और माथुर सर, यही शायद तेवर है ट्रंप के जो हमेशा दिखते हैं, अपने आप को ऐसा दिखाना कि देखिए अमेरिका सुपर पावर है और जो भी उसके सामने देश है वो छोटे हैं, इसलिए यहाँ पर अंजाम भुगतने की बात कही गई और फिर उसके बाद कहा गया इसलिए ईरान इस बात पर सहमत हुआ है। ये सही बात है। उनके स्वभाव के अंदर एक आदत जो आदत कहना चाहिए कि वो ऐसी कि अपने सामने सबको नीचा दिखाने वाली आदत कहना चाहिए। अब ये देखिए कि नाटो के देश हैं, जैसे फ्रांस है और ब्रिटेन है, नाटो के उनके देश हैं, उनके साथ भी वो कहते हैं अरे क्या तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हारे पास हथियार है, ये तो खिलौना है, दीज आर ओनली टॉयज यू आर हैविंग। तो अब अमेरिका, फ्रांस को और ब्रिटेन जैसे देशों को, जो नाटो के सदस्य देश हैं, इन्हीं के साथी देश हैं, उनको वो इस तरीके से बेइज्जत करते हैं कई बार। और दूसरी बार जैसे कह रहे हैं तुम क्या लड़ोगे, तुम्हारे पास दम नहीं, तुमसे क्या लड़ पाओगे। तो ये एक सोच है उनकी, जिसके कारण वो ऐसा बोलते हैं और एक स्वभाव बना हुआ है। गर्व तो है उनको कि आई एम सुपर पावर, आई एम द ओनली पावर। अब जो भी देश सामने खड़े होते हैं वो ऐसे कुछ ना कुछ हैंकी पैंकी काम करते हैं कि ये उस पर दबोच लेता है उसको। तो ये जो आदत है इनकी, इसके कारण इनके और उत्साह बढ़ता है, ये इनकी स्वभाव है। इसके कारण ये देख रहे हैं हम लोग दुनिया के अंदर, इनने अमेरिका की स्थिति दुनिया के सामने एक लड़ाकू देश की बना दी है। और लड़ाकू ठीक है, आप जो भी सुधार करने दुनिया में करो, पर वो डेमोक्रेसी लाओ, वो ठीक है, सुधारवादी कार्यक्रम होने चाहिए, वो अच्छा चल रहा है, वो ठीक है, करना चाहिए। पर अब ये कि आर्म्स को लेकर धमकियां देना और सब किसी को धमकाना, ये उनका नेचर है। और यहाँ भी लेकिन माथुर सर, ये देखिए जिस तरह से टैरिफ बढ़ाए गए और इसके साथ साथ जो ये जंग शुरू कर दी गई ईरान के साथ, वेनेजुएला के साथ भी टेंशन्स रही, तो ऐसे में जो आर्थिक व्यवस्था है, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वो बहुत ज्यादा चरमराती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते वहां के लोग गुस्सा है और इसको लेकर विरोध भी कर रहे हैं। ये एक बड़ा वर्ग है अमेरिका के अंदर जो विरोध कर रहा है, पर इससे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इसलिए असर नहीं पड़ रहा है। 65% का उनके पास एक वोट बैंक है जो उनको सुरक्षित दिख रहा है, जिसके कारण वो लड़ जाते हैं किसी से भी। तो वहां के लोगों की ज्यादा चिंता नहीं करते, पर फिर भी क्या डेमोक्रेटिक स्टेट पे बैठे हैं तो जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है अमेरिका की। इसलिए जो शांति वार्ता के समझौते के जो पॉइंट्स हैं, उसके अंदर एक पॉइंट ये भी है कि जो भी देश सामने लड़ेंगे, जैसे ईरान है, तो ईरान की आंतरिक स्थिति अच्छी रहे, इसके लिए हम लोग समझौता वार्ता करें, और अमेरिका की आंतरिक स्थिति भी अच्छी रहे। अब तेल की दुनिया में अगर भाव बढ़ते हैं तो इससे अमेरिका के ऊपर भी असर पड़ेगा, आर्थिक असर अमेरिका पर पड़ेगा, पड़ भी रहा है सर। मनोज जी, आपको मौजूदा घटनाक्रम जिस तरह का अभी स्थिति चल रही है और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसे देखकर क्या लग रहा है, ये जो वार्ता होने वाली है दोनों देशों के बीच में, ये इस दफा सक्सेसफुल रहेगी ही? मुझे होप है और आशा है कि जरूर कोई एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और अमेरिका चाहेगा कि जल्दी यहाँ से किसी न किसी रूप में वो निकल जाए। अब ये देखना ये है कि अब ईरान जो है किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। हम लोग को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यानी आपको अभी भी शक शुबा है, अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये वार्ता सफल हो जाएगी? सफल होगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी ये सोल्यूशन निकलने वाला है। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि वॉर ऑफ वर्ड्स जो है दोनों कंट्री में अभी चल ही रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जल्दी होगा। लेकिन चूंकि अमेरिका किसी न किसी रूप में जल्दी भागने के चक्कर में है, तो हो सकता है अपने आप को जीत घोषित करके वो निकल जाए। और हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह से जिस तरह से ट्रंप अमेरिका में आया था कि लेकिन मनोज जी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर क्या स्थिति बनेगी फिर, क्या आपको संभावना लग रही है? क्योंकि उसी की वजह से तो चौतरफा दबाव आया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया, और अब तो ऐसा लग रहा है कि वही बेसिक मसला जो है अमेरिका के सामने बचा है। सो हॉर्मुज़ स्ट्रेट की स्थिति क्या लग रही है आपको? हॉर्मुज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से प्रेशर बन रहा है, आज भी हम लोगों ने एक स्टेटमेंट देखा है कि ब्रिटेन और
अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस के शासनाध्यक्ष जो थे वहाँ पे उन्होंने हॉर्मोन्स को किस तरह से जो है खोला जाए इसको लेकर के वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से वो वार्ता हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि इस पे जो है अमेरिका और ईरान दोनों को इस पे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में डिस्कशन होगा, ताकि जो है जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है वर्ल्ड में उसको किस तरह से पहले मैनेज किया जाए। और भी जो इश्यूज हैं परमाणु वाला तो ऑलरेडी हमें ईरान एक बोल ही और दिया ना है कि हम शुक्रवार को एक पेरिस में भी एक वार्ता हो रही थी, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी है आप लोगों के पास? मुझे लग रहा है कि वो वार्ता हुई थी और आज भी जो है एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट से होर्मुज़ को लेकर के वार्ता हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्सेंसस बनाया जा रहा है कि वर्ल्ड कंट्रीज में इससे जो है वो अमेरिका पे एक दबाव बनाया जाए कि जिस तरह से आपने नाकाबंदी शुरू किया है। एक तो मामला ये था कि ईरान को किस तरह से वो मनाया जाए प्रेशर दे करके या परसुएट करके कि होर्मुज़ में जो भी आप टोल टैक्स की बात कर रहे हैं उसको विड्रॉ कीजिए। उसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि अमेरिका ने टिट फॉर टैट का नीति अपनाते हुए उन्होंने नाकाबंदी शुरू कर दिया है। हालाँकि फिर चाइना का भी एक स्टेटमेंट आया कि ये जो है जंगल राज नहीं है, किसी को ये होने नहीं देंगे। उससे जो है फिर मामला ये आया कि चाइनीज़ जो वाइल्ड शिप थे वो फिर जाना कुछ चला गया, कुछ रुका। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो वार्ता होगी होर्मुज़ पे मुझे जी, लग रहा है कि यानी कि कंसंट्रेशन ज़्यादा ये रहेगा। माना जाए कि थोड़ा सा दबाव ईरान के ऊपर आया है, क्योंकि यहाँ पर रूस ने भी पहले दौर की जब वार्ता हुई थी उसके बाद यहाँ पर मध्यस्थता करने की पेशकश की। चीन की तरफ से भी रिएक्शन आया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी बयान आए, और हमने देखा बहुत से ऐसे देश थे जो लगातार बयान भी दे रहे थे, ये कह भी रहे थे कि किसी भी तरह से अब ये युद्ध जो है वो समाप्त हो जाए या फिर सीज फायर इसमें हो। तो क्या लग रहा है माथुर सर, एक तरह से ईरान के ऊपर अब वाकई थोड़ा सा प्रेशर आया है, अमेरिका का नहीं बल्कि बाकी देशों का? जी बिल्कुल सही बात है कि सारी दुनिया, क्योंकि वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को रोकने के कारण उन्होंने जो स्थिति बनाई अपने विरुद्ध, तो दुनिया के देशों ने उनको समझाने की कोशिश की है कि अभी हमारे भी भारत के बीच में तो कोई झगड़ा नहीं है, तो हमें क्यों परेशान करते हो, तुम्हारे कारण आर्थिक स्थिति हमारे देश की खराब हो रही है। पेट्रोल डीजल पे सारी दुनिया डिपेंडेंट है इस समय, और ऑयल के ऊपर अगर ऑयल नहीं पहुंचेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति पर खराब असर पड़ेगा। तो ऐसे में वो देश इस पे ईरान पे दबाव बना रहे हैं, किसी भी तरह इस जगह खोलिए और यह कोई भी समझौता करिए, झगड़ा मत करिए। तो ये जो एक दबाव बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये बनाया जा रहा है। और ये अब शांति वार्ता इनकी अमेरिका के साथ होगी, उसमें पहला शर्त यही होगा स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बिना किसी कंडीशन अनकंडीशनली उसको खोला जाए। माथुर साहब, एक तरफ तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ईरान ने बंद किया हुआ, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी तो नाकाबंदी की वहां पे। हाँ, वो भी किया, अमेरिका ने भी किया, और उसने ये नहीं, उसने मारे कई जहाज तोड़े, नष्ट भी किए। उसी में जो ईरान का नेवल शिप है उसी में खत्म किया गया। तो ये अमेरिका ने भी वो किया, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि अगर तुम स्थिति खराब करोगे तो हम भी दुनिया के सामने रेसेशन की स्थिति खड़ी करेंगे। रेसेशन होगा तो इसका सीधा इम्पैक्ट ईरान पे पड़ेगा कि तुम ये झगड़ा कर रहे हो। तो एक केमिकेबल सिचुएशन बनेगी कि दोनों देश बैठ के इस पे तय करें कि अमेरिका भी हटे वहां से और ईरान तो हटे ही हटे। तो दोनों को जो आपके घर के बाहर कोई सड़क है उसको कोई अपना ऑक्यूपेशन ना बनाए, ये कहना का। तो माधुर सर, ये माना जाए जो सूत्र होंगे अमेरिका के, जिस तरह से इंटेलिजेंस काम करती है, कुछ ना कुछ इनपुट्स यहाँ पर अमेरिका के पास जरूर होंगे कि ईरान दबाव में आ रहा है, ईरान के पास संसाधन नहीं बचे हैं, उसके पास वॉरफेयर खत्म हो रहा है। तो ये कुछ इनपुट्स है जिसके चलते ट्रंप इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, ये माना जाए? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अभी एक छोटा सा उनका जब उन्होंने अमेरिका ने बैन लगाया उस एरिया के अंदर, तो एक ईरान का एक जहाज VLCC उनका अंदर गया, उसके अंदर उसको अमेरिका ने जाने दिया, रोका नहीं है, किसी ने उस पर अटैक भी नहीं किया। तो वो समझ रहे हैं कि हमारी बड़ी जीत है। एक्चुअली कैसा है कि ईरान के पास तेल ही है, अगर तेल नहीं बेचेगा तो उनके खाना खर्चा कैसे चलेगा। तो उस तरह देश की स्थिति खराब है। इस समय भी प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे 35 लाख बैरल का पर डे प्रोडक्शन हो रहा है। इस प्रोडक्शन के अंदर 50% वो लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो एक्सपोर्टेशन के साथ इसका दोनों काम जब चल रहा है, इसका तो आर्थिक स्थिति एकदम मरी हुई नहीं है। पर हाँ, ये है कि अगर थोड़े दिन ऐसी स्थिति और चली, दबाव बढ़ा, तो और होगा। अभी अब अमेरिका ने एक प्रपोजल और दिया है कि जिन देशों ने ईरान से पैरेलली तेल लिया, मतलब जो कंपनीज है तेल ले रही हैं, उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। सेकंड जो उनका सैंक्शंस जो सिस्टम है उन्होंने बनाया, सेकेंडरी सिस्टम ऑफ सैंक्शन, उसके अंतर्गत उनके देशों पर भी अटैक करेंगे ये। तो अब देशों के सामने समस्या आएगी कि हमारे ऊपर भी अगर हमला होगा तो हम किधर जाएंगे। देश और साथ में उन कंपनीज पे भी, कंपनियों को भी इंटरनेशनली बैन करेंगे और कंट्रीज को भी तंग करेंगे। तो ऐसे में जो है धमकी तो वो हमें दे ही सकते हैं
अब ये तो डोनाल्ड ट्रंप की जो बोलने का उनका ढंग है वो यही कैरेक्टर होता भी है। है सर, तो वो इस ऐसे में तरह आप के स्टेटमेंट्स देते ही रहते हैं। विकास, अभी क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? अब चूंकि देखिए सीजफायर की बात हो चुकी है, लेबनान और इजराइल के बीच भी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ईरान अमेरिका, यानी मिडिल ईस्ट में अभी कुछ दिन हम शांति एक्सपेक्ट करें? तो बिल्कुल आसार ऐसे लग रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति होगी, और अगर एक शांति वार्ता वाकई में सफल हो जाती है तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। हो सकता है ईरान पे लगे सैंक्शंस खत्म हो जाए, तेल बहुत मात्रा में पूरी दुनिया को मिलना शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा पूरी दुनिया को होगा। लेकिन फिलहाल अभी ये देखना होगा क्या हिजबुल्लाह भी 10 दिन के सीज फायर को मानता है या नहीं। अगर मानता है तो ही चीजें सकारात्मक होंगी, लेकिन फिलहाल अभी इंतजार करना पड़ेगा। और खासकर ईरान ने ये जो ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान ने बोल दिया कि वो उनके पास जितना भी न्यूक्लियर बनाने की यूरेनियम का समर्थन करते हैं वो यूएस को सौंप देगा। ये डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में सौंपता है और कहाँ पर जाके बातचीत होती है, क्या सारा सौंपता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल जो शर्तें हैं, जिन शर्तों को लेकर बातचीत होनी है उनका इंतजार करना पड़ेगा, और किन शर्तों पे बातचीत होती है, क्योंकि पिछली बार भी सकारात्मक बहुत लग रहा था कि शायद बात हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बात का बीच पे जी जो है वो नहीं हो पाएगी। जो मुद्दा था इजराइल लेबनान का बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ था कि वहां पर सीज फायर नहीं हो रहा था, जिसके चलते ईरान एक तरह से उकसा हुआ था। वो जिस तरह से डील करना चाहता था इस टॉक को, वो नहीं कर पाया। लेकिन अब जिस तरह से सीज फायर कर दिया गया, बहुत उम्मीदें हैं कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ सकता है। हालांकि श्योरिटी किसी भी चीज की नहीं है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले याद दिला दें कि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।